जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स करा रहा हूं प्यारे बच्चों, जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। ठीक है, इसमें हम एक्सरसाइज 18 कर रहे हैं और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक करा दिए। आज मैं क्वेश्चन नंबर 21 करा रहा हूँ आप सभी को। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, 5 पार्ट आ चुके हैं, पहले आप वो फर्स्ट पार्ट से देख के फिर ये वाला पार्ट आपने देखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप अगर डायरेक्ट देखते हैं समझ तो आ जाएगा आपको, लेकिन जो 100% आना चाहिए आई थिंक वो ना आए। कोशिश तो मैं करता हूं कि दोबारा से सारी चीजें बता देता हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21। ये कहते हैं द गिवन फिगर। अब 21, 22, 23, 24, 25 सारे इतने जबरदस्त क्वेश्चन है। बिल्कुल 20 तक तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन चल रहे थे। ठीक है ये भी इजी है, लेकिन माइंड लगने वाला है। आराम से बैठ के इन क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, इन द गिवन फिगर AB and CD are two parallel chord of circle. AB, एक मिनट, कहां पर? AB and CD are two parallel chord. ये कोड है लेकिन ये पैरेलल है, तो मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर पैरेलल है तो आपस में इक्वल है, इसकी हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसने कहा इफ BDE and ACE are straight lines। BDE, अच्छा, और ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, यानी कि लीनियर पेयर भी कहीं ना कहीं लगेगा। और इंटरसेक्ट कहां कर रही है? ई पे, यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है प्यारे बच्चों। और हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल AEB इज आइसोसेलेस। देखो ध्यान से सुनना, AEB इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना है। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्यारे बच्चों होता क्या है? अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड यानी टू साइड्स आर इक्वल, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो अब मैं इस क्वेश्चन में करने क्या जा रहा हूं, प्रूव क्या करना है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। अगर मैं प्यारे बच्चों ये कोई भी दो साइड, हमें पता लग रहा है यही एक जैसी साइड लग रही है, तो ये दोनों साइड हमें इक्वल करनी है, कोई भी दो साइड। ठीक है, अगर मान लो मैं ये प्रूव कर दूं प्यारे बच्चों कि BE, ये जो BE है वो मैं AE के इक्वल अगर प्रूव कर दूं डियर स्टूडेंट्स, तो क्या AEB इज आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा? बिल्कुल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की यही कंडीशन होती है कि उठा के कोई भी दो साइड इक्वल प्रूव कर दो। तो अगर मैं BE को AE के इक्वल प्रूव कर दूंगा तो बात बन जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गया? अब ये करने के लिए मैं काम करूंगा, अगर मैं ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दूंगा, ठीक है, इस एंगल को आप नाम दे लो कुछ भी, या फिर आप लिख सकते हो EBD, या लिख सकते हो EBA, सॉरी, और इस एंगल को EAB। रुको, पहले मैं प्यारे बच्चों आपको ये बता रहा हूं क्वेश्चन करना कैसे होता है, एक स्टूडेंट सोचेगा कैसे। EBA को अगर मैं किसके इक्वल कर दूं? EAB के। ठीक है, EAB के इक्वल कर दूं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल कर दूं, तो बात बन जाएगी। क्योंकि देखो हमको पता होता है, देखो हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, बट उसका वाइस वर्जा भी ट्रू होता है। अगर मान लो मैं ये एंगल इक्वल कर दूंगा ना, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये भी इसका वाइस वर्जा भी ट्रू होता है। अगर मान लो मैंने ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया ना, तो इस एंगल के अपोजिट जो AE साइड, इस एंगल के अपोजिट AE साइड, और इस एंगल के अपोजिट BE साइड, तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप रीजन लिखोगे। देखो एक थ्योरम होती है कि एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड आर इक्वल, लेकिन एक थ्योरम होती है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, तो यानी कि मैंने उस थ्योरम का कन्वर्स लगा के इसको बताने की कोशिश करी है। यानी कि अब मेरा सारा फोकस इसी क्वेश्चन में प्यारे बच्चों ये रहेगा, किसी भी तरीके से अगर मैं ये जो EBA एंगल है, ये इस एंगल को इस एंगल के प्रूव कर दूंगा, तो फिर मैं यहां पर रीजन लिख देना प्यारे बच्चों कि कन्वर्स ऑफ वो वाली थ्योरम जो है, या फिर आप यहां पर रीजन लिख देना कि साइड, ठीक है, अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, वो जो थ्योरम होती थी ना उसका उल्टा, वो थ्योरम होती थी, वो पता क्या कहती थी? अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल, अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, अगर वो ये कह रही है तो ये भी। तो अब प्यारे बच्चों सिर्फ मैं आपको सारी स्टोरी समझा चुका हूं। अगर मैं ये एंगल इसके इक्वल कर दूंगा तो मैंने ये प्रूव करना है, टू प्रूव। ठीक है, अगर मैं ये इसको इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव कर दूंगा तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस वाली चीज को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अब मैं सारा फोकस ये करूंगा प्यारे बच्चों कि ये वाला एंगल मैं इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दूं। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अब देखो, अब ये प्रूव कैसे होगा, अब मैं चीजें लिखता जाऊंगा समझाता जाऊंगा, चीजें लिखता जाऊंगा समझाता जाऊंगा। ठीक है,
अब देखते जाना सारी चीजें, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, मैंने लिख दिया कि एंगल ई डी सी किसके इक्वल है, ई बी ए के, ठीक है। रुको एक मिनट, फिर मैं लिखूंगा कि जो एंगल ई सी डी, अभी सब समझाऊंगा प्यारे बच्चों, कि एंगल ई ए बी के इक्वल है, ठीक है। इसका रीजन यहां लिखते हैं, तो यहां लिख देता हूं मैं, ठीक, कोई बात नहीं। देखो, तो मैंने यहां लिखा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, पूरा लिख लेना, आर इक्वल। अब कहोगे सर जी एक बार प्यार से अच्छे तरीके से समझा दो हमें। देखो प्यारे बच्चों, आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, है ना, कि जब दो पैरेलल लाइन होती है, एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे ये एंगल बना हुआ है वैसे ही ये बना होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अब मैंने आपको बोला, आपको पता है प्यारे बच्चों ये दो पैरेलल लाइन है ना, ठीक है, आपको पता है ये दो पैरेलल लाइन है। अब मैंने बोला ईडीसी, ईडीसी ये एंगल किसके इक्वल कर दिया मैंने प्यारे बच्चों, ई बी ए के। कहोगे सर जी कैसे, बताओ। देखो प्यारे बच्चों, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में प्यारे बच्चों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? हाँ जी सर जी होंगे। क्यों होंगे प्यारे बच्चों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन दे दिया, आर इक्वल, ठीक है। देखो ये दो पैरेलल लाइन, देखो ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये ऐसे बना हुआ, ये ऐसे और ये भी ऐसे बना हुआ है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो मैं कह सकता हूं प्यारे बच्चों कि ई बी ए किसके इक्वल होगा, ई डी सी के, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही सिमिलरली ये वाला एंगल भी तो इसके कोरस्पॉन्डिंग बना हुआ है, दोनों लाइन पैरेलल हैं, क्वेश्चन में गिवन थी दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन बोल रखी है, तो ये वाला एंगल भी तो इसके इक्वल होगा प्यारे बच्चों। तो ई सी डी किसके इक्वल होगा, ई ए बी। इसमें लिखने में किसी भी मेरे डियर स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, डियर या प्रिय स्टूडेंट्स, है ना। तो इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखना प्यारे बच्चों ध्यान से, ठीक है। अब एक चीज देखो कि जो ये ए सी डी बी है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लग रहा है आपको सब बच्चों? लग रहा है ये आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? बताओ फटाफट, लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये जो ए सी डी बी है, ये आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लग रहा है? हाँ जी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे पॉइंट सर्कल पर हों। तो हाँ जी सर जी बिल्कुल लग रहा है, ए सी डी बी ये क्या होगा अपने पास, इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन करा के चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मेरे प्रिय स्टूडेंट्स को समझ आना चाहिए, डियर स्टूडेंट्स को, ए सी डी बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब मैं यहाँ पे दो चीजें और लिख रहा हूं, ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूं। मैं लिख रहा हूं ई सी डी एंगल इक्वल होगा ई बी ए के, फिर मैं अभी समझाता हूं आपको। फिर मैं लिख रहा हूं ई डी सी किसके इक्वल होगा, ई ए बी के, ठीक है प्यारे बच्चों। क्यों होगा? अब देखो, आपने एक चीज पढ़ी होगी, आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। समझ आ गया? इसके रीजन में मैं अभी लिखूंगा, पहले मैं आपको समझा दूं। देखो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, मैंने अभी बता दिया ए सी डी बी। तो यहां पे ये एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये वाला एंगल प्यारे बच्चों इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि ई डी सी, ठीक है। एक मिनट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अपोजिट इक्वल होता है ना, एक मिनट दोबारा बताता हूं। देखो मैं क्या होता है, थ्योरम होती है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ, देखो जैसे अपने पास ईसीडी है, ठीक है, तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल होगा प्यारे बच्चों, ये होगा ना। अब इसके अपोजिट कौन सा एंगल होगा, ये होगा, ठीक है, समझ आ गया किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ये कहती है थ्योरम कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो मैंने लिखा ईसीडी, ईसीडी किसके इक्वल होगा प्यारे बच्चों, ई बी ए के, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। और फिर प्यारे बच्चों ई डी सी किसके इक्वल होगा, फटाफट बताइए आप, इसके अपोजिट एंगल बताइए। ये रहा सर जी ई ए बी, तो मैंने ये ऐसे लिखा, ठीक है। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4, ठीक है प्यारे बच्चों। रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में अभी हम आपके लिए लिख देते हैं, ये एक्सटीरियर पूरा लिख लेना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक को भी पूरा लिख लेना, इससे क्वाड्रिलेटरल को भी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इज इक्वल टू द अपोजिट
इंटीरियर को भी सही से लिख लेना, कंप्लीट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये सब ऐसे पेपर में टेम्पटेशन करके आनी है यार। मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं अगर फिगर्स में क्वेश्चन करके चला जाऊं उसका फायदा नहीं है यार। समझ आपको आ जाएंगी बातें, ठीक है, लेकिन आपको लिखने का भी तरीका पता होना चाहिए। अब यहां से देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से बड़े प्यार से देखना प्यारे बच्चों, ठीक है। एंगल ईडीसी, मतलब यहां से देखो ये एंगल, हम हमेशा बीच वाले एंगल की बात करते हैं। यहां से देखो एंगल डी किसके इक्वल हो गया, एंगल बी के। फिर देखो ये एंगल सी किसके इक्वल हो गया प्यारे बच्चों, एंगल ए के, ठीक है। यहां से फिर यहां से देखो प्यारे बच्चों, एंगल सी किसके इक्वल हो गया, ठीक है, एंगल बी के। और यहां से देखो प्यारे बच्चों, एंगल डी किसके इक्वल हो, एक मिनट, एंगल डी किसके इक्वल हो गया, एंगल ए के, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट मिल गए आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये सारे रिजल्ट मिल गए। अब यहां से अगर मैं एंगल बी, मैंने प्रूव क्या करना, एंगल बी को एंगल ए के इक्वल प्रूव कर दूं, इस एंगल बी को इस एंगल ए के, तो देखो अगर एंगल डी एंगल बी के इक्वल है तो एंगल डी एंगल ए के भी इक्वल है, और एंगल ए एंगल सी के भी इक्वल है, ठीक है, और एंगल सी एंगल बी के भी इक्वल है, तो सारे आपस में इक्वल हो गए। तो हमें तो चाहिए था एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, लो जी मिल गया यहां से, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। तो अब मैं लिख सकता हूं, देखो यही मैंने एंगल इक्वल प्रूव करना था, फिर मैं ये वाला स्टेप आपने बाद में लिखना है इन सब के बाद, है ना, पहले मैं आपको समझा रहा था। तो इसका मतलब मैंने अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव कर दिया तो इसके अपोजिट साइड जो होगी ई ए, ठीक है, और इसके अपोजिट साइड बी ई, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यही तो प्रूव करना था। अगर मैंने ये दोनों साइड प्रूव कर दी तो मैं लिख सकता हूं, अब पेपर में लिख देना भाई, हैंस ट्रायंगल ए ई बी एज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलो यहाँ पे लिख देते हैं प्यारे बच्चों के लिए, हैंस ट्रायंगल ए ई बी इज एन आइसोसेलेस, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना बस प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो सही लिख देता हूँ, फिर बच्चे कहेंगे सर जी ने स्पेलिंग गलत लिख दी। भाई बहुत शरारती बच्चे हो ना तुम। ट्रायंगल ए ई बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, समझ आ गया। देखो भाई 10-12 मिनट लग गए होंगे इस क्वेश्चन में, है ना, कोई बात नहीं यार, आपको समझ आया है ना, तो वो मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यार, आप लोगों को समझ आने चाहिए। कोई बात नहीं, 2-2 क्वेश्चन कर लेंगे, जरूरी थोड़ी 5-5 क्वेश्चन करने हैं एक वीडियो में, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये एक बार आप इसको, अब कहोगे सर जी ये तो 2 सर्कल आ गए, सर जी अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को। आप ध्यान से देखो, घबराने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर यहां पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 22, ठीक है। चलो अब सर जी 2-2 सर्कल, सर क्या करें, अब समझ नहीं आ रहा सर इसमें। तो देखो इन द गिवन फिगर द 2 सर्कल इंटरसेक्ट एंड पी एंड क्यू, 2 सर्कल हैं, एक सर्कल ये एक सर्कल ये, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी और क्यू पे, और एंगल ए दे रखा है हमें 80 डिग्री, एंगल 80 डिग्री, एंगल डी दे रखा है 84 डिग्री। हमने निकालना क्यू बी सी, क्यू बी सी, एक तो ये वाला एंगल, अच्छा जी ये वाला एंगल, ओके, क्यू बी सी ये वाला एंगल। ये क्वेश्चन ना देखते सार हो गया मेरे से, अब आपसे हुआ है कि नहीं देखते हैं। अब बी सी पी, ठीक है, लिखना भी बता के जाऊंगा सारा, बी सी पी, एक ये वाला एंगल निकालना, एक ये वाला एंगल निकालना। भाई देखते सार मैंने ये क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है। अब आपको पता नहीं समझ आया है कि नहीं आया, लेकिन ये क्वेश्चन खत्म हो गया प्यारे बच्चों। बताऊं कैसे, लिखवा दूंगा अभी यहाँ पे, ठीक है, ओरली करें पहले इसको। चलो देखो आपको दिख रहा है ए क्यू पी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि चारों के चारों पॉइंट इस वाले सर्कल, इस वाले गोले में है ना, इस वाले सर्कल में, ठीक है, सर्कल को हिंदी में गोला बोलते हैं, इस वाले गोले में है, इस वाले सर्कल में है। अब ये वाले 4 पॉइंट बी सी पी क्यू इस वाले सर्कल में, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो प्यारे बच्चों जो ये वाला एंगल है, ठीक है, जो ये वाला एंगल है प्यारे बच्चों, वो एंगल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। क्यों, फटाफट से रीजन बताओ। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो ये भी 80 हो गया, 80 हो गया। अब यहां से भी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अपोजिट टू द इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये 84 है तो ये भी 84। भाई जो क्वेश्चन आपको दिखे ना 2 सर्कल 3 सर्कल, वो सबसे आसान क्वेश्चन होता है, छोड़ के नहीं आना कुछ भी एग्जाम में। अब ये 80 हो गया, ये 84 हो गया। पहले मैं क्वेश्चन कर देता हूं, फिर यहाँ पे आप सभी प्यारे बच्चों को लिख के भी दिखाऊंगा, क्वेश्चन समझा देता हूं। अब हमें ये एंगल चाहिए। अरे प्यारे बच्चों आपको पता नहीं है क्या, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है।
अगर ये 80 है प्यारे बच्चों तो ये 100 डिग्री, अगर ये 84 है तो 180 में से माइनस 180 में से 80 को माइनस करा तो 100, 180 में से 84 को माइनस करेंगे तो 96 ही आएगा ना। हाँ जी 96 डिग्री। क्वेश्चन तो खत्म हो गया यार। देखो मैं ऐसे कह रहा हूं, मैं आपको बहुत जल्दी चैप्टर्स करा सकता हूं, ये कर दिया मैंने ये खत्म क्वेश्चन। तो QBC आपके पास आ गया था 100 डिग्री, ठीक है, और ये आपके पास है BCP आपके पास आया है 96 डिग्री, ठीक है प्यारे बच्चों। अब सर जी हमें पेपर में बताओ कैसे लिखना है, ठीक है। अरे यार घबराना नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ, ठीक है। सबसे पहले तो आप पेपर में लिख देना कि जो अब मैं मतलब लिख सकता हूँ अब, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ ना। तो AQPD और QBCP लिख देना इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कहीं से भी मेरे डियर स्टूडेंट के नंबर ना कटें, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिर लिख देना कि जी जो CPQ है वो DAQ के इक्वल है, ठीक है। कैसे, जो CPQ है वो DAQ के इक्वल है इस एंगल के, ठीक है। और DAQ अगर 80 डिग्री है तो CPQ भी क्या आ जाएगा अपने पास 80 डिग्री आ जाएगा। रीजन लिख देना। अभी मैं पीछे भी लिखवाया हूँ, आप खुद से लिख लोगे ना, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में लिखवा के आया हूँ। एक्सटीरियर एंगल ऑफ आ, चलो यार लिख देते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ आ साइक्लिक, इस क्वेश्चन में अगली बार नहीं लिखूंगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द, सारा काम मेरे से करवाना आपने, ठीक है, खुद भी पढ़ लिया करो कुछ। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब यही वाला प्रोसीजर इसमें लगेगा, ठीक है। यानी कि BQP इक्वल होगा किसके, PDA के, ठीक है प्यारे बच्चों, PDA के, समझ आ गया। PDA कितना है 84 है, तो ये BQP भी कितना आ जाएगा 84। अब यहाँ पे लिख लेना चुपचाप, कभी सोचो लिख के दूंगा, ठीक है। ये 84 डिग्री है, BQP भी 84 डिग्री होगा, यहाँ पे ये लिख लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा जी, अब ये 80 और 84 80 डिग्री और 84 डिग्री तक बात होगी। अब ये यहाँ पे हमने लिखना है कि जो एंगल ये QPC ही होगा ना, ये एंगल QPC प्लस एंगल ये कुछ भी कह दो QBC, ठीक है। QBC किसके इक्वल है 180 डिग्री के, ठीक है। रीजन लिख लेना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब ये प्यारे बच्चों 80 डिग्री है, हमें चाहिए QBC, ये 180 डिग्री है, तो QBC आ गया 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री तो 100 डिग्री, ठीक है। समझा तो मैंने पहले भी दिया था, अब और अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ऐसे ही इसमें लगा देंगे, हम कहेंगे प्यारे बच्चों कि जो BCP है, ठीक है, BCP प्लस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो BQP प्लस BQP इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो BCP तो हमने निकालना था और BQP 84 डिग्री था, तो 180 डिग्री, ठीक है। तो BCP इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री इज इक्वल टू 96 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये मैंने आपको पूरी अटेम्प्टेशन भी बता दी, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं, खुद से नोट्स बना लो, ठीक है। फायदे में रह जाओगे भाई, स्क्रीनशॉट तो गुमगाम हो जाने, पता नहीं कहाँ चले जाने, ठीक है। समझ आया। तो क्या एक क्वेश्चन और करना चाहोगे आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 करना चाहोगे, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं सोच रहा था 5 क्वेश्चन, नहीं, इसमें 5 क्वेश्चन प्यारे बच्चों को नहीं, इसमें 5 क्वेश्चन नहीं, ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ये कह रहा है इन द गिवन फिगर O हमें दे रखा है इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ AOD ये 140 डिग्री है और CAB एक स्ट्रेट लाइन है, CAB 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है CAB, और कैलकुलेट करना है EDB, कैलकुलेट करना है EDB। प्यारे बच्चों ये वाला एंगल, ओके भाई साहब आपके पास आएंगे, जरूर आएंगे, घबरा क्यों रहे हो, आएंगे आपके पास भी EDB और EBD, अच्छा ये वाला एंगल भी। चलो भाई माइंड सा लगाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा कि कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन, कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन, कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन। देखो देखो अगर ये 140 डिग्री है प्यारे बच्चों तो ये 40 डिग्री हो जाएगा, क्यों बताओ फटाफट, ये 40 डिग्री क्यों हुआ, जल्दी हरी अप स्टूडेंट्स, ये 40 डिग्री क्यों हुआ, लिख देना जी पेपर में कि AOD प्लस
DOB प्लस DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देना लीनियर पेयर। अब ये हमने दे रखा है 140 डिग्री और DOB चाहिए प्यारे बच्चों इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब DOB निकाल लेंगे यहाँ से 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एक चीज लिख के भी दिखा रहा हूँ, शायद आपको कोई इस तरीके से बताएगा नहीं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को, तो इस चीज का फायदा उठा लेना यार। ठीक है, तो बस अब आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो ये 45 डिग्री समझ आ गया। कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ये 40 डिग्री हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों, ये ए रेडियस है OB, OD के इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो हमें पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल x मानो फटाफट से, इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल x मानो फटाफट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने लिख दिया कि जो ODB है, ठीक है, ODB है वो किसके इक्वल होगा, OBD के, OBD के। यहां भी x मान लिया, यहां भी x मान लिया, और यहां पे रीजन लिख देना एंगल अपोजिट टू, ठीक है, इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो ये भी x है, ये भी x है, तो देखो प्यारे बच्चों x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस किस बच्चे को ये कैसे लिखा मैंने, ये एक ट्रायंगल बन गया प्यारे बच्चों। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ASP, तो यहां से x प्लस x 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 हो जाएगा 140 डिग्री। तो यहां से प्यारे बच्चों x आ जाएगा 140/2 इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल अपने पास आ गया 70 डिग्री, ये वाला एंगल भी आ गया 70 डिग्री। यहां पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप कहोगे सर जी इसे ये एंगल तो पूछा ही नहीं था। अरे रुको तो सही, रुको बच्चों अभी। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये एक सीधी लाइन है और यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है ना, ये लीनियर पेयर बन रहा है। ये तो 70 पता लग गया, हमने ये फाइंड करना है। अगर प्यारे बच्चों मुझे ये वाला एंगल पता लग जाए तो इन तीनों को सम करके, लीनियर पेयर नहीं स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर तो 2 के लिए होता है ना, तो स्ट्रेट लाइन एंगल भी 180 डिग्री, उसका सम भी 180 डिग्री होता है। ठीक है, लीनियर पेयर बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, इसमें भी लीनियर पेयर लिख देंगे। लीनियर पेयर बच्चों 2 एंगल के लिए होता है, पेयर मतलब 2। तो ये वाला एंगल किसी तरीके से पता लग जाए तो बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। ठीक है, अब देखो जो ACDB है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहे हैं। तो अब ये वाला एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम क्या हो जाएगा, देखो ये वाला एंगल 70 आ गया था, इसको y मान लो, तो y प्लस 70 डिग्री और प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है ना, ये वाला ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के यहां तक ही तो है ये, तो ये वाला एंगल तो y प्लस 70 प्लस 50 डिग्री, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 70 प्लस 50 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से y आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो 60 डिग्री। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 60 डिग्री। ये भाई साहब आप भी आ चुके हो 60 डिग्री। रीजन लिख लेना प्यारे बच्चों, यहाँ पे ब्रैकेट में प्लीज लिख लेना यार कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ब्रैकेट में रीजन लिख देना यार प्लीज। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर स्ट्रेट लाइन एंगल लगा लो, ये 60 है, ये 70 है, और इसको अब z मान लो जो आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस EDB को ही आपने कैलकुलेट करना है, इसको z मान लो। तो देखो, अब देखो 60 प्लस 70 प्लस z, ये z EDB है जो आपको इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, यहाँ पे रीजन में लिख देना स्ट्रेट लाइन एंगल है ना, 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर ना लिख देना, बच्चों को गंदी आदत पड़ी होती है लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये 60 और ये 130 हो गया, प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये 60 प्लस 70 130 हो गया था ना, 180 में से 30 गए 50 डिग्री। तो 23 के फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया है हमारे पास, एक बार हम चेक कर लें आंसर। 23 के फर्स्ट पार्ट का आंसर 50 डिग्री। हाँ जी, ठीक है। अब हमने सेकंड पार्ट कहता है EBD। अरे यार सर जी, लीनियर पेयर, एक एंगल 70 दे रखा है, ये वाला एंगल 110 डिग्री आ गया। लो जी खत्म, तो लिख देते हैं, ये हमने 70 डिग्री था यहाँ पे सेकंड पार्ट,
70 डिग्री था और ये वाला एंगल हमने निकालना था EBD, ठीक है, EBD इक्वल टू क्या 180 डिग्री, ठीक है। एक मिनट, अब दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब ये लीनियर पेयर लग रहा है 70 प्लस ये वाला एंगल EBD इक्वल टू क्या 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखो लीनियर पेयर। अब EBD आपको कैलकुलेट करना है तो 180 में से 70 को माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 180 में से 70 गए 110 डिग्री, तो EBD कितना आ गया अपने पास 110 डिग्री। तो यही तो हमने फाइंड करना था, सिंपल लीनियर पेयर लगा दिया, लीनियर पेयर में एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो मैंने ये 3 ही क्वेश्चन कराता हूँ भाई, क्योंकि थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे, अब सारे ही अच्छे क्वेश्चन है। मुझे लगा कि थोड़े से समझाना ज्यादा पड़ रहा है तो थोड़े कम क्वेश्चंस ले लेंगे वीडियो में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आपको सब चीजें समझ आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये 33 क्वेश्चन करने के बाद ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं बचने वाला जो आपको नहीं आता। तो आप एग्जाम्पल लगा लेंगे तो कुछ और ही बात हो जाएगी, ठीक है। समझ आया? कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू एवरीवन।